नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपकी अपनी क्लास अभी की पाठशाला में। तो दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो तैयारी है और बेहतर हो जाए तो जुड़िए हमारे साथ। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा संबंधी सभी तरह के प्रश्नों की, वो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो आरओ हो, पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी या फिर रेलवे एसएससी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फटाफट जुड़ जाइए सेशन के साथ और सेशन को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो क्लास में पूरे टाइम पर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहले आज का जो सुविचार है उसके साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने की आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुका है। ठीक है, आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। जिस दिन आप अधिकारी बन के निकलेंगे उस दिन दुनिया आपको सल्यूट करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? पशुपति महादेव, विष्णु, वरुण या फिर कृष्णा। सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा पशुपति महादेव। जो पशुपति महादेव थे वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पुरुष देवता हुआ करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग या फिर ब्रह्म विवाह। सही जवाब क्या होगा बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आप लोगों के जवाब आ रहे हैं फटाफट। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नियोग। ठीक है, नियोग क्या होता था? नियोग ऐसा विवाह होता था कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके जो पति का छोटा भाई होता था उससे शादी करा दी जाती थी। ठीक है, और इसी शादी को नियोग बोलते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? धर्म से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर शासकीय कला से। मनुस्मृति जो कि काफी चर्चित बुक है, ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कानून से, यानी कि लॉ से संबंधित है मनुस्मृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? बताइए। मगध के शासक हर्यक वंश से थे, शिशुनाग वंश से थे या फिर नंद वंश से या फिर मौर्य वंश से थे। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध का शासक उस समय महापद्मनंद था, जो कि नंद वंश का राजा था। इसी को पराजित करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नंद वंश। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है कौन किसको पराजित किया था? हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था, राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था, बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ था, जयमल बैरम खां से पराजित हुए थे। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। पानीपत के अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से कौन था? अकबर की तरफ से बैरम खां थे, और यहीं पर जो हेमू थे वो बैरम खां से पराजित हो गए थे। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमू बैरम खां से पराजित हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, सर चार्ल्स मेटकॉफ या फिर बाल गंगाधर तिलक।
सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। सही जवाब क्या होगा? सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई थी? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? संपत्ति जब्त करना, मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना, आपात स्थिति लगाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या था रॉलेट एक्ट? आप लोगों ने बखूबी पढ़ा है, बताइए उसके तहत क्या था। तो जो रॉलेट एक्ट था उसे बिना वकील और बिना दलील का भी एक्ट कहा जाता था। ठीक है, तो ये किसके लिए थे? ये मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना, मतलब कोई भी मुकदमा या ट्रायल नहीं चलता था, सीधे गिरफ्तारी हो जाती थी और जेल भेज दिया जाता था बिना कारण बताए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? युगांतर, देशभक्ति, केसरी और क्रांति। कौन सा समाचार पत्र निकाला था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए? सही जवाब क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? केसरी। केसरी जो समाचार पत्र था किस भाषा में निकला था? बताइए जरा। तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में निकला था। ठीक है, किस भाषा में था? मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक और समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था मराठा। क्या नाम था? मराठा। और मराठा किस भाषा में निकाला था? तो मराठा निकाला था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसको किस में निकाला था? इसको अंग्रेजी भाषा में निकाला था मराठा को। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, ये दो समाचार पत्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो पद्मावत इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा, जिन्हें तोताए हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं की रचना है तुगलकनामा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? बताइए। महाराष्ट्र के कौन से संत थे जिन्होंने भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किया? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर या फिर रामदास। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सभी दिए गए हैं कवि संत, ये सभी महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, लेकिन इनमें से किसने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? वो थे संत ज्ञानेश्वर। कौन थे? संत ज्ञानेश्वर जी थे, इन्होंने ही मराठी भाषा में अनुवाद किया था भगवत गीता का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सतह क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, जो सरफेस एरिया है उसके हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? सही जवाब क्या होगा बताइए। कैस्पियन सागर, एरी झील, झील बल्खस या फिर सुपीरियर झील। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सुपीरियर सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील को क्षेत्रफल के हिसाब से, जो सतही क्षेत्रफल है उसके हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? ऊनी सामान सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? सही जवाब क्या होगा बताइए। वैसे तो वस्त्र के उत्पादन के लिए लुधियाना काफ़ी फेमस है, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य वो है हरियाणा। ठीक है, क्या है? हरियाणा ऊनी वस्त्र के उत्पादन में सबसे प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हरियाणा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं है? जमैका की किंगस्टन बोल रहा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन बोल रहा है, उत्तर कोरिया की सियोल बोल रहा है और अफगानिस्तान की काबुल बोल रहा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है? तो बात करें अगर जमैका की, तो जमैका की जो किंगस्टन होती है राजधानी, एकदम सही दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है और अफगानिस्तान की काबुल होती है, लेकिन जो उत्तर कोरिया की है वो सियोल नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? बराबर केव्स कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? कहाँ पर मिलेंगी आपको बराबर केव्स? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। और ये मिलेगी आपको कहाँ पर? ये मिलेगी आपको बिहार में। कहाँ पर मिलेगी? बिहार में आपको बराबर की गुफाएं मिल जाएंगी, बा से बिहार और बा से बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? जियोथर्मल पावर, थर्मल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बांधों पर इसी के जरिए जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने टरबाइन देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे रहते हैं, उन्हीं पर क्या होता है, पानी की धारा गिरती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं बताइए? तो इस प्रकार जो उत्पन्न बिजली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? कन्नड़, कोंकण, दक्षिण सरकार या फिर मालाबार तट? क्या बोला जाता है बताइए? जो पश्चिमी तटीय पट्टी का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी प्रसार है, उसको बोलते हैं हम मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट इसको बोला जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? भारत में, भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर गंगा? सही जवाब क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये सभी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि जो गंगा है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह नगर, सॉरी कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? कांडला, वेरावल, भरूच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है बताइए? फटाफट आंसर्स करते रहिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? भरूच हो जाएगा। जो भरूच शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? भरूच शहर नर्मदा नदी के तट पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है। मुल्ला पेरियार बांध, मेट्टूर बांध, कृष्णराज सागर बांध या फिर भाखड़ा नागल बांध? कौन सा बांध है जिनके बीच विवाद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुल्ला पेरियार बांध। यही आपका विवादित बांध है और ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको? ये मिलेगा आपको केरल में। कहाँ पर मिलेगा? केरल में ये बांध आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है? मृदा धावन कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है, मृदा विसर्पण कहलाता है या फिर मृदा का गाद बनना? ठीक है, जो वायु द्वारा अर्थात जैसे बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है, अथवा जल के द्वारा भूमि की जो बहाव वाला जल होता है, ठीक है,
वायु का मतलब जो हवा तेज चलती है उसके द्वारा, और जल का मतलब जो वर्षा का जल होता है या फिर ऐसे बहाव वाला जो नदियों का जल होता है, उससे जो भूमि का ऊपरी सतह का निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, ये कहलाता है मृदा का क्षरण, ठीक है? मृदा क्षरण इसी को बोलते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्राहान आयोग किससे संबंधित है? लिब्राहान आयोग किससे संबंधित है? चारा घोटाला, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बाबरी मस्जिद विध्वंस, अल्पसंख्यकों के आरक्षण। सही जवाब क्या होगा बताइए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है ये पिछले कुछ सालों में। तो ये जो मस्जिद विध्वंस था, इसी के लिए बना था लिब्राहान आयोग, ठीक है? इसी से रिलेटेड है लिब्राहान आयोग। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है? इसी से रिलेटेड है लिब्राहान आयोग। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? बताइए प्रदेश का जो गठन है वो कब किया गया? 1 दिसंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 1 अप्रैल 19 सॉरी 4 अप्रैल 1956 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइए? क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन के जस्ट बाद हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर इससे जो गठन है या फिर सीटें हैं उनसे संबंधित जो वो क्वेश्चन हैं वो जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो मध्य प्रदेश का गठन है वो कब किया गया था? मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 39, 40, 48 या फिर 65? तो लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा जो सीटें हैं इनको भी हमें याद रखना है क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएँगे क्योंकि इलेक्शन के जस्ट बाद पेपर होने वाले हैं, ठीक है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं? महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो हैं 48, ठीक है? 48 सीटें लोकसभा क्षेत्र की हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं? ग्लोरियस क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, फ्रेंच क्रांति या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द, ये देखा जाए तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। किससे लिया गया है? उसी से प्रेरित है, ठीक है? किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित है, यानी कि फ्रेंच क्रांति हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती जो मामला वर्णित है वो किस रूप में वर्णित है? संविधान के भाग के रूप में नहीं, संविधान के भाग के रूप में, मात्र दार्शनिक आदेश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो जो केशवा भारती मामला है वो देखा जाए तो उच्च न्यायालय में, ठीक है? उच्चतम न्यायालय में तो भारत की प्रस्तावना में जो दिया गया था, ठीक है? वो किस रूप में है? वो ना ही संविधान के भाग के रूप में है, ठीक? ना ही सॉरी यहाँ पे संविधान के भाग के रूप में भी नहीं है और संविधान के भाग के रूप में है भी नहीं, ठीक है? तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएँगे। सही हमारा क्या हो जाएगा? मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में वर्णित है मामला ये। किसके रूप में? मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में वर्णित है, बाकी संविधान के भाग के रूप में वर्णित नहीं है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। संसद में जो संसद सदस्य में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? जो भाषण देते हैं नेता लोग, सांसद लोग संसद में वो किस भाषा में दे सकते हैं? केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, अंग्रेजी अथवा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा में। सही जवाब क्या होगा बताइए? जो प्रश्न काल में प्रश्न भी उठाए जाते हैं और ये किसी मुद्दे को लेकर अगर चर्चा करनी है संसद में तो वो किस भाषा में कर सकते हैं? आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब है। वो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं या फिर उनकी कोई अगर मातृभाषा है जैसे तमिल, तेलुगु, ठीक है?
मराठी ऐसे तो उस भाषा में भी दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? ठीक है, संविधान की जो धारणा है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, यूएसए या फिर जापान में। इसीलिए इस देश के जो संविधान को सबसे पुराना संविधान बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसकी धारणा की उत्पत्ति हुई? ये सबसे पहले हुई यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब तमिलनाडु में है किस तरह का विधानमंडल? अब तमिलनाडु में है एक सदन विधानमंडल, द्विसदन विधानमंडल, त्रिसदन विधानमंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस समय की बात करें तो इस समय तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल है। कैसा है? द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, जो पब्लिक सर्विस की जो जॉब्स थी उसके लिए जो लोक सेवा आयोग का गठन था वो कब किया गया था? यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का। वर्ष 1925 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में या फिर वर्ष 1935 में। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा वर्ष 1925 में। ठीक है, कब हुआ? वर्ष 1925 में लोक सेवा सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो इसमें से क्या जरूरी नहीं है? जन्म, उत्तराधिकार, स्वाभाविकीकरण या फिर धनोपार्जन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करके कर सकते हैं। तो भारतीय जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने के लिए धनोपार्जन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप पैसा कमा रहे हैं तभी आपको मिलेगी। ठीक है, भारत की नागरिकता ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा, धनोपार्जन आवश्यक नहीं है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें जन्म, उत्तराधिकार, स्वाभाविकीकरण ये सभी क्या है? आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति यानी पीएसी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है लोक लेखा समिति के चेयरमैन को? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सत्तारूढ़ दल। मतलब जो सत्ता में है वो करते हैं क्या? सही जवाब क्या होगा? तो लोक लेखा समिति है जो उसके चेयरमैन की नियुक्ति होता है वो कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ था? जो हमारी जो यूनिवर्स है हमारा उसका जो क्रिएशन हुआ था वो किस वजह से हुआ था? दुर्घटना से हुआ था, भगवान की एक पवित्र योजना थी ये, या महाविस्फोट या फिर अज्ञात? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये महाविस्फोट की वजह से इसका सृजन हुआ था। ठीक है, भगवान की कोई पवित्र योजना नहीं थी ये। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा महाविस्फोट। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा के विभिन्न भागों में पाई जाती है। लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, सॉरी। इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से ये लाल रहती है? सोडियम की वजह से, संग्रहित खाद की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से या फिर मैग्नीशियम की वजह से? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फटाफट आप लोगों के आंसर आ रहे हैं और सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब इसका है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा,
घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर ये सभी चीज़ें हो जाएँगी? बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा और परिवर्तित भी रहेगा, बताइए? सही जवाब क्या होगा? तो हमें पता है कि जो आवर्तकाल होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो लेंथ पे डिपेंड होता है, लंबाई पे डिपेंड होता है, ठीक है? क्योंकि लड़की आकर बैठ जा रही है, तो यहाँ पे लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। कभी-कभी क्वेश्चन होता है कि एक लड़की जो झूला झूल रही है, बैठी हुई झूल रही है, अचानक वो खड़ी हो जाती है, ठीक है? झूला झूलते हुए खड़ी हो जाती है, तो अब क्या हो फ़र्क पड़ेगा, वो बताना। तो लंबाई पे तब फ़र्क पड़ता है, ठीक है? उसकी वजह से आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बैठी हैं, तो आवर्तकाल क्या है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर सभी चीज़ें होती हैं? तो पृथ्वी की सतह से जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो जैसे हम जो समतल भूमि से अगर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है जो दाब होता है वो घटने लगता है, ठीक है? क्या होता है दाब घटने लगता है इसीलिए जो हमारी साँसें हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक? या फिर साँस फूलने लगती है और हमें चढ़ने में तकलीफ़ होती है, ठीक है? तो जो पृथ्वी का सॉरी जो दाब है वो क्या होता है घट जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों? जो स्त्रियों की आवाज़ होती है वो पतली होती है, किसकी वजह से पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है या फिर स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है, किसकी वजह से उनकी आवाज़ पतली होती है? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसको आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ रखा होगा या फिर बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? जो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो क्या होती हैं? पतली होती हैं, ठीक है? शेर की आवाज़ की अगर बात करें, मच्छर की आवाज़ की बात करें तो इनका जो तारत्व होता है बहुत ज़्यादा कम होता है इसीलिए इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल या फिर वॉट? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जूल, ठीक है? क्या हो जाएगा? जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। कितना होता है अगर सामान्य ताप और दाब है 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224.0 लीटर या फिर 22.4 लीटर। सही जवाब क्या होगा बताइए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये और सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 22.4 लीटर इसका आयतन होता है 1 ग्राम अणु का, ठीक है? अगर ताप और दाब सामान्य है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। बताइए ड्यूटेरियम में क्या होता है? ड्यूटेरियम क्या है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ठीक है? और इसमें देखा जाए तो 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है? क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। जीन के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है आपको बताना है? या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, या आनुवंशिकी की इकाई है, या गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर जीन देखा जाए तो ये डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है और यह आनुवंशिकी की भी इकाई होती है और यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर
सही दी गई हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़का पैदा होगा जब। लड़का पैदा होने के लिए कौन से गुणसूत्र का मिलना जरूरी है? एक्स एक्स गुणसूत्र हो, या फिर ट्रिपल एक्स गुणसूत्र हो, या फिर एक्स वाई गुणसूत्र हो, या फिर वाई वाई गुणसूत्र हो। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बेबी बॉय के लिए क्या जरूरी है? बेबी बॉय के लिए जरूरी है कि एक्स वाई गुणसूत्र मिले। ठीक है, कौन सा? एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तभी बेबी बॉय हो पाएगा। और बेबी गर्ल के लिए क्या चाहिए? बेबी गर्ल के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह अपनी प्रैक्टिस को बराबर बनाए रखिए। और अब हम मिक्स क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। आज की जो क्लास है उसमें अगर देखा जाए तो साइंस के अगर ले लिया जाए तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के क्वेश्चन थे, और जीएस में अगर हम देखें तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिक्स सेशन अब रहने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए अब मिक्स सेशन जरूरी है। टॉपिक वाइज जो क्लासेस थी वो हमने ले रखी हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके देख जरूर लीजिएगा। और अब हम मिक्स क्वेश्चन रखने वाले हैं, बाकी संडे को हम फुल प्रैक्टिस सेट करते ही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास से लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।